नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 11 सितंबर 2023 और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपके सवाल मेरे जवाब का वीडियो कल नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है मैं एक पटना में अवेलेबल था, पटना गया हुआ था लोगों से मिलने के लिए, पटना मीटअप प्रोग्राम के लिए। तो इसकी वजह से मैं संडे को अवेलेबल नहीं रहा, सैटरडे को भी मैं अवेलेबल नहीं था। इसके वजह से आपको वीडियो नहीं दे पाया मीटअप प्रोग्राम की वजह से। लेकिन आज मैं आपको दे रहा हूँ, जो जितने लोगों ने भेजे थे, 2 या 4 लोगों ने भेजे थे सवाल, तो मैं उनके सवालों को ले लेता हूँ जल्दी से, और फिर मैं रेगुलर वीडियो बैंक निफ्टी और निफ्टी का आप लोगों को दूंगा। तो माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से हाथ जोड़ के जिन्होंने सवाल तो भेजा लेकिन मैं उनका आंसर नहीं कर पाया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। आज दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल देखिए, कल भेजा गया, सैटरडे को भेजा था। इनका नाम है, मैं नाम पढ़ लेता हूँ, सुल्तान नडफ, स्टेट महाराष्ट्र, कोल्हापुर से लिखा था। आप जो वीकली स्टॉक्स देते हैं वो हम बाय करते हैं और एसएल या टारगेट तक नहीं जाता है, तो क्या हम उसे नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड रख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। अगर कोई लेवल आया हुआ है और आपने एंट्री कर लिया है, वो स्टॉप लॉस और टारगेट की तरफ नहीं जाके वो बीच में ही सस्टेन कर रहा है सुल्तान साहब, तो आप बिल्कुल उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए, आप अपना भी रिस्क मैनेजमेंट को एक बार ज़रूर फॉलो कर लें कि आप कितना उसमें रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको वो 10 पॉइंट ऊपर मिला हो, ऐसा हो सकता है, और वो अब वो नीचे आ रहा है, तो आपका रिस्क तो ऑलरेडी 10 पॉइंट बढ़ गया, इंक्रीज हो चुका है। जैसे मैंने 420 पे कोई स्टॉक दिया और आपने उसको 430 पे बढ़ाया, तो 10 पॉइंट का रिस्क तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो आप एक बार ये भी देख लें कि क्या आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मेरा अगर स्टॉप लॉस जो दिया गया, या तो आप उसको प्रॉपर फॉलो करें। आप अगर वो नहीं कट रहा है और सस्टेन कर रहा है, बीच एरिया में ही कहीं सस्टेन कर रहा है, तो आप बिल्कुल स्टॉप लॉस और टारगेट तक का वेट करें कि उसको नेक्स्ट वीक के लिए भी रोल ओवर कर सकते हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आप लोग को नहीं दे रहा हूं कि आप इसमें अपना पैसा लगाएं। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर ले। मैं जो भी कॉल्स देता हूं, आप उसको देखिए, सीखिए सिलेक्शन, उसको देखिए किस तरह से लेवल निकलता है, और वो टारगेट अगर आप पोजीशन बनाते हैं, आप अपने रिस्क के हिसाब से बनाते हो, तो प्रॉफिट और लॉस ये आपका है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट है, आप अपने चार्ट पर फॉलो करते हैं, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल उसको कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। इस वीक का जो सप्ताह का शेयर है अभी मैंने नहीं दिया, चूंकि मैं पटना मीटअप प्रोग्राम के लिए सैटरडे संडे पटना में था। तो आज उम्मीद है कि मैं आप लोगों को वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर निकाल के दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले इस सीरीज को कंप्लीट कर देते हैं। आपके सवाल मेरे जवाब का। दूसरा सवाल है, सूरज जी ने बीकानेर से भेजा, ACI 50 शेयर लिया, एक्शन कंडीशन वाले को, एक्शन कंडीशन ACI से चेक कर लेते हैं, 665 पे, नाउ डाउन, व्हाट टू डू, एग्जिट और स्टे? इफ स्टे प्लीज टाइम 1 मंथ, प्लीज टाइम 1 मंथ। इफ स्टे SL प्लीज टाइम 1 मंथ। ये होल्ड कर सकते हैं। ACI को 50 शेयर लिया 665 पे, और ये डाउन आ गया। तो चलिए, अगर डाउन आ गया तो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं कि क्या है ACI का, क्या पोजीशन चल रहा है। ACI 665 पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी आपके सामने में चार्ट आ जाएगा। आर्किन केमिकल और 665। सर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, मैं आपको अपनी स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 600 का छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, हालांकि स्टॉप लॉस 600 का नहीं है, बड़ा स्टॉप लॉस बनता है 40 पॉइंट का बन रहा है, लेकिन यही इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर में ये आपको होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करके गया है, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा कर वेट कर सकते हैं। अगर ये 1 महीने से पहले, मैं आपको बता दूं, अगर 1 महीने से पहले ही अगर पहला सपोर्ट एरिया 620 को ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर जाए, और अगर उसके पहले 660 को ब्रेक करता है तो होल्ड करें। 700 तक के टारगेट फिर आपको मिल सकता है। सूरज जी बीकानेर से इनका सवाल था। अगला सवाल है, सूरज जी के बाद दीपक जी ने पलवल हरियाणा से लिखा है, और इनका सवाल है, सर मेरा सवाल है, इन्वेस्टमेंट में बहुत से सक्सेसफुल लोग हुए, लेकिन ट्रेडिंग में इतने सक्सेसफुल लोग नहीं हुए। अगर हुआ तो एक आध बार आने के बाद दोबारा दे गए। दूसरा सवाल है, इमोशनल बैलेंस कैसे करें ट्रेडिंग में? तो जो आपने पहला सवाल किया ना, उसी का आंसर सेकंड सवाल में, इमोशनल है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप इमोशनली ट्रेड भी कर जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, 9:15 से लेके 3:30 भी नहीं कह सकते,
3 बजे तक ही कहिए, तो 6 घंटे में आपको डिसीजन लेना होता है, बाय का भी, सेल का भी, टारगेट भी और स्टॉप लॉस भी, और मार्केट भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। यानी आपके पास बहुत सारे काम करने होते हैं सिर्फ 6 घंटा के अंदर में। 6 घंटा के अंदर में कभी मार्केट साइड भी हो जाता है, कभी मार्केट मूवमेंट भी आ जाता है, कभी आपके एसएल कार्ड के ऊपर चला जाता है। तो इस वजह से ट्रेडिंग में ना ट्रेडिंग एक स्किल है, एक आर्ट है। मैं जब अभी भी पटना मीटर प्रोग्राम में था तो वहाँ पे बात हो रही थी कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक आर्ट है, स्किल है। ट्रेडिंग सीख लिया आपने, सीख लिया, सारे मार्केट की चीज़ों को समझ लिया, जो भी चीज़ें फैक्टर है, चार्ट, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, कैंडल वगैरह सब कर लिया। लेकिन ये सब के बावजूद इन सबको जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो इंप्लीमेंट करने के लिए स्किल चाहिए होता है, और वो स्किल आप ट्रेडिंग में जब अप्लाई करते हैं तो आर्ट क्या, ट्रेडिंग क्या एक स्किल है। आपने एंट्री किया, प्रॉफिट बना, एग्जिट कर गए। यहाँ पे लोग एग्जिट बटन दाबने में डरते हैं। इस वजह से क्या है ना दीपक जी, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट बटन दाबने में प्रॉब्लम हो जाती है, लोग नहीं दाब पाते हैं कि हाँ मैंने प्रॉफिट आया 20 पॉइंट, नहीं तो 20 पॉइंट लेने में प्रॉफिट लोगों को जैसे शर्म आता है। जैसे बैंक निफ्टी मान लेता हूँ, वो कहेगा नहीं 20 पॉइंट में मजा नहीं है, 100 पॉइंट लूंगा। तो क्या होता है ना, वो 10-20 पॉइंट गया, फिर वो घट के नीचे आ जाता है 30 पॉइंट। तो वहां पे तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट था, 30 पॉइंट का लॉस हो रहा है। यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते। वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते ना, तो लास्ट में लॉस बुक करना पड़ता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि चलो लंबे समय के लिए लिया है, आज ना कल तो ये ऊपर जाएगा ही। लेकिन इंट्राडे में आप ऐसा नहीं कर सकते, आज का सौदा आपको आज ही कट करना पड़ता है ना। तो इस वजह से इंट्राडे में ज्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि इमोशनल हावी हो जाते हैं। दूसरा, जब लॉस में रहते हैं तो एग्जिट बटन नहीं दाबा जाता है, कट नहीं किया जाता है सौदा को। तीसरा क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाते। इसके वजह से जो है इंट्राडे में ज्यादा सक्सेसफुल रेशियो नहीं होते हैं लोगों का। दूसरा क्या, इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस सर ये सारी प्रैक्टिस की बातें हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपको जब तक आप इस पर एक बार काटेंगे नहीं ना लॉस का ट्रेड, जैसे लॉस में हैं आप और आपने अगर नहीं काटा तो वो लॉस क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर आप पहले ही काट दें, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक ट्रेड में 500 का लॉस रहा, आपने उसको काट दिया और दूसरा ट्रेड में आपने उसको रिकवर कर लिया, एक एग्जांपल होता है। फिर दूसरा एक ट्रेड में 2000 का लॉस हो रहा है, और अब आप बताइए कि 500 वाला पे आपने जल्दी लॉस रिकवर कर लेंगे कि 2000 वाला पे। तो आंसर आएगा कि 500 वाला जो लॉस हुआ था जिसको मैंने पहले काटा तो वो पहले रिकवर हो जाएगा। तो छोटा लॉस जब रहता है लोग तब नहीं काटते पोजीशन, उसको वेट करते बड़ा होने देने का, कि बड़ा हो जाता है उसके बाद देखूंगा, नहीं वेट करते हैं शायद रिकवर हो जाए। उस वजह से क्या होता है, इमोशन हावी हो जाता है। इमोशन, जब ट्रेडिंग में इमोशन का कोई रोल नहीं है। व्यापार में कहते हैं ना, धंधा और दोस्ती अलग रखो, जब या धंधा और रिश्तेदारी अलग रखो। क्यों ये बात बोलते हैं, वो इमोशन को दूर रखने बोलता है। घर में सिखाता है ना, भाई देखो धंधा में दोस्तीगिरी नहीं करो, पैसा का एकदम हिसाब किताब बरोबर होना चाहिए, धंधा में रिश्तेदारी मत लाओ। रिश्तेदारी आएगा तो इमोशन आ जाएगा, दोस्ती आएगा तो इमोशन आ जाएगा, फिर धंधा नहीं हो पाएगा। चाहे वो आप कपड़े का दुकान खोल लीजिए, चाय का दुकान खोल लीजिए, लेमन जूस का दुकान खोल लीजिए, चॉकलेट का दुकान खोल लीजिए, या चाहे आप मोमोज, बर्गर, चिकन कुछ दुकान खोल लीजिए। आप जब तक इमोशन को ऐड कर लेंगे, धंधे में दोस्ती यारी निभाने लग जाएंगे, तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि धंधा में रिश्तेदारी नहीं, धंधा में दोस्ती यारी नहीं, धंधा प्रॉपर हिसाब, प्रॉपर रूल। बस सामान दिया, बेचा, पैसा लेंगे। चाहे आप रिश्तेदार हैं तब भी, चाहे आप दोस्त हैं तब भी। हाँ, रिबेट मिल सकता है रिश्तेदारों को, दोस्तों वो अलग बात है, लेकिन पैसा तो भैया लेंगे जरूर। इसके वजह से क्या होता है ना, लोग इंट्राडे में इमोशन यूज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस रेशियो कम हो जाता है। दीपक जी क्लियर है? और इमोशन बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं, सीधा बोल देते हैं भैया हमको नहीं करना है तुम्हारे साथ धंधा। क्यों? क्योंकि तुम हमारा पैसा डुबा दोगे, अपना आदमी हो डुबा दोगे, पैसा ही वापस नहीं दोगे। तो आप जैसे वहाँ स्ट्रिक्ट मना कर देते हैं, यहाँ पे भी आपको अपने लॉस को मना करना है कि लॉस हो रहा है, मैं तुमको ज्यादा नहीं झेलूंगा, मैं कट करूंगा। अगर कट नहीं करूंगा तो तुम मुझे ज्यादा लॉस दे दोगे, तो तुरंत से कट करना पड़ता है। ये सारी चीजें ना क्या है कि प्रैक्टिस की चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट से ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। तनवीर जी दिल्ली से लिख रहे हैं, तनवीर आलम जी, कि मेरे पास दीपक नाइट्रेट के 2360 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छी बात है, दीपक नाइट्रेट। चलते हैं हम लोग दीपक नाइट्रेट की तरफ, और ये आ गया दीपक नाइट्रेट, और आपने खरीदा है तनवीर जी 2360 पर। देखिए प्राइस तो उसी के जगह पर है, 2360 के आसपास में। स्टॉप लॉस तो सर 2250 का दिख रहा है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। ऊपर रेजिस्टेंस भी आपका समझिए 2375 के आसपास का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो जब तक 2250 के नीचे अगर आता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, और अगर ये 2375 के ऊपर निकलता है तो होल्ड करना चाहिए 2500-2550 के टारगेट के लिए। क्लियर है? तो ये तनवीर आलम जी का दिल्ली से सवाल था।
तो देखिए आपके सवाल मेरे जवाब में ज़्यादा सवाल तो इस बार नहीं शामिल कर पाया, रीज़न क्योंकि मैं बाहर था, इस वजह से आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया था कि इस बार नहीं भेजना है या हाँ भेजना है। लेकिन जिन लोगों ने भेजा बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जवाब देने में लेट हो गया इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मिलूँगा आप मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।